सावधान, इस घटना के बाद आप सब कुछ पर शक करने लगेंगे, यहाँ तक कि अपनी खुद की हकीकत की परिभाषा पर भी। एक अंधेरे अपार्टमेंट में ट्रिनिटी अपनी कंप्यूटर पर एक एन्क्रिप्टेड बातचीत में मशगूल है। वो बात कर रही है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो शायद चुना हुआ है। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम अचानक कमरे में घुस आती है। ट्रिनिटी घुटनों पर बैठ जाती है, हाथ सिर पर रख देती है। एक अफसर उसे काबू करने के लिए आगे बढ़ता है, सोचता है कि अब उसकी जीत तय है, लेकिन एक पल में जिसे आंख भी न पकड़ सके, ट्रिनिटी घूमती है, 2 तेज घूंसे मारती है और एक स्लो मोशन किक से उसे गिरा देती है। फिर बाकी दस्ते पर टूट पड़ती है, कुछ ही सेकंड्स में सबको धराशायी कर देती है। उसे तत्काल एक फ़ोन कॉल मिलता है। मॉर्फियस उसे बताता है कि उसके पास भागने का समय बहुत कम है। पास की एक टेलीफोन बूथ की ओर भागने को कहा जाता है। जैसे ही वो कॉल ख़त्म करती है और पुलिस और रहस्यमयी सूट पहने एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। अब शुरू होती है एक खतरनाक छतों की दौड़, जहां ट्रिनिटी गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों को चकमा देती है। एक खतरनाक छलांग में वह एक इमारत से दूसरी इमारत की ओर उड़ती है। पुलिस वहीं रुक जाती है, लेकिन वो एजेंट, वो भी वही असंभव छलांग दोहराता है और सफलतापूर्वक उतरता है। ट्रिनिटी किसी तरह फ़ोन बूथ तक पहुंचती है, लेकिन एक ट्रक सीधा उसी पर आ रहा होता है। बूथ में फ़ोन बज रहा है और मौत से एक पल पहले वो रिसीवर उठाती है और गायब हो जाती है। एजेंट्स मलबे में जांच करते हैं, पर ट्रिनिटी नदारद है। पर एक एजेंट बोलता है, कोई बात नहीं, हमारा अगला निशाना हमारे पास है। अब कहानी का नया मोड, नियो। दिन में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, रात को हैकर। कंप्यूटर के सामने नींद में झुका हुआ। तभी उसकी स्क्रीन पर एक संदेश चमकता है, जागो नियो, तुम मैट्रिक्स के हाथों में हो, सफ़ेद खरगोश का पीछा करो। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। चॉय और उसके दोस्त आते हैं। नियो एक फ्लॉपी डिस्क उन्हें देता है, जिसे वह एक किताब सिमुलाक्रा एंड सिमुलेशन के भीतर छिपाकर रखता है। चॉय उसे नज़रअंदाज करता है और कहता है, तुम तो हो ही नहीं, ये किताब कोई इत्तेफाक नहीं है, जल्दी ही इसका मतलब सामने आएगा। चॉय की गर्लफ्रेंड की पीठ पर एक सफ़ेद खरगोश का टैटू है, संकेत साफ है। नियो उनके साथ क्लब जाता है। वहाँ एक रहस्यमय महिला आती है, ट्रिनिटी। वो कहती है, नियो, वे तुम्हें देख रहे हैं, मैंने तुम्हें दिन रात देखा है, मुझे पता है तुम क्या खोज रहे हो और वही खोज तुम्हें यहाँ लाई है। नियो पूछता है, मैट्रिक्स क्या है? ट्रिनिटी मुस्कुराती है, जवाब बाहर है, और अगर तुम सच में उसे पाना चाहते हो तो मिल जाएगा। अगले दिन नियो देर से ऑफिस पहुंचता है और उसका बॉस, जो उसे थॉमस एंडरसन के नाम से जानता है, उसे डांटता है। उसे विकल्प दिया जाता है, या तो नियमों का पालन करो या नौकरी छोड़ दो। वो चुपचाप अपनी डेस्क पर लौटता है। तभी उसे एक रहस्यमय पैकेट मिलता है। अंदर है एक फ़ोन, और फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ है बाइट मॉर्फियस। वो कहता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। नियो को चेतावनी दी जाती है कि एजेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं। मॉर्फियस उसे लाइव निर्देश देता है, कैसे भागना है, कहाँ मुड़ना है, किस कोने में छिपना है। वो उसे खिड़की से निकलने को कहता है, लेकिन जैसे ही नियो नीचे देखता है, डर के मारे रुक जाता है और एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। इंट्रोगेशन रूम में एजेंट उसे उसके 2 जीवन बताते हैं, एक प्रोग्रामर, एक हैकर। वे जानते हैं कि वो मॉर्फियस के संपर्क में है, जिसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी मानते हैं। एजेंट सौदा पेश करता है, सब साफ कर देंगे अगर वो उनका साथ दे। नियो हंसता है और उन्हें मध्यमा उंगली दिखा देता है। तभी उसकी जुबान ही गायब हो जाती है, वो बोल नहीं सकता। फिर एजेंट्स उसके पेट में एक मशीन बग डालते हैं और कहते हैं, तुम चाहो या ना चाहो, तुम हमारी मदद करोगे। नींद खुलती है। नियो बिस्तर पर है, जैसे सब एक बुरा सपना था। लेकिन फ़ोन फिर बजता है। मॉर्फियस बोलता है, वे तुम्हें जिंदा छोड़ गए क्योंकि उन्होंने तुम्हें कम आंका, लेकिन तुम ही हो द वन। अब नियो तैयार है सच्चाई जानने के लिए। वो एक पुल पर ट्रिनिटी और स्विच से मिलता है। स्विच उस पर बंदूक तानती है, शर्त उतारो, या तो हमारे साथ हो या रास्ता छोड़ दो। नियो थोड़ा हिचकता है, लेकिन फैसला करता है, वो भरोसा करेगा, जो तुरंत ही उसके शरीर में डाले गए रोबोटिक उपकरण को निकाल देती है। और उसी पल नियो समझ जाता है कि उसका अनुभव कोई सपना नहीं था। वे एक अपार्टमेंट पहुंचते हैं जहां मॉर्फियस उनका इंतजार कर रहा होता है, और ट्रिनिटी नियो को सलाह देती है कि इस मुलाकात में वह पूरी ईमानदारी बरते। मॉर्फियस नियो से पूछता है कि क्या वह किस्मत में विश्वास करता है, जिस पर नियो जवाब देता है, नहीं, क्योंकि उसे यह विचार पसंद नहीं कि उसकी ज़िंदगी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। मॉर्फियस सहमति में सिर हिलाता है, जैसे वह उसे पूरी तरह समझ रहा हो। वह समझाता है कि नियो को हमेशा से महसूस होता रहा है कि इस दुनिया में कुछ गड़बड़ है, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझा नहीं सकता, लेकिन महसूस ज़रूर करता है, और वही बेचैनी उसे यहाँ तक लाई है। नियो पूछता है,
क्या आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं? मॉर्फियस समझाता है कि मैट्रिक्स ही वह सब कुछ है जो वह देखता है। यह वह दुनिया है जिसे उसकी आंखों के सामने रखा गया है ताकि उससे सच्चाई छिपाई जा सके। कौन सी सच्चाई? नियो पूछता है। मॉर्फियस एक चौंकाने वाला उत्तर देता है। तुम एक गुलाम हो। बाकियों की तरह तुम एक ऐसी जेल में जन्मे हो जिसे तुम देख नहीं सकते। एक जेल जो तुम्हारे दिमाग के लिए बनाई गई है। इसके बाद मॉर्फियस नियो के सामने एक अंतिम विकल्प रखता है, 2 गोलियां। नीली गोली उसे अज्ञानता की आरामदायक दुनिया में वापस ले जाएगी, जबकि लाल गोली उसे एक कठोर नग्न सच्चाई से रूबरू कराएगी। बिना झिझक नियो लाल गोली चुनता है। फिर वे एक अन्य कमरे में जाते हैं जहां मॉर्फियस की टीम अगला कदम उठाने की तैयारी करती है। नियो को एक कंप्यूटर से जोड़ा जाता है और मॉर्फियस उसे बताता है कि लाल गोली दरअसल एक ट्रैकर है जिससे वे नियो के असली शरीर को असली दुनिया में ढूंढ सकते हैं। कुछ ही देर में नियो की चेतना डगमगाने लगती है। एक टूटा हुआ शीशा ठीक हो जाता है और उसे निगलने लगता है। नियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मॉर्फियस पूछता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जो बिल्कुल असली लगे? अगर तुम कभी जागे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सपना था या हकीकत? यही अब हो रहा है। नियो ने अब तक की पूरी जिंदगी मैट्रिक्स में जी है, एक झूठी दुनिया में। जिसे वह असली मानता रहा वह बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन था जो इंसानों को अज्ञानता में बनाए रखने के लिए रचा गया है। जैसे ही शीशा नियो को पूरी तरह निगलने ही वाला होता है, टीम उसे असली दुनिया में लोकेट कर लेती है और मॉर्फियस उसे मैट्रिक्स से बाहर निकालने का आदेश देता है। नियो जागता है एक कैप्सूल में जहां उसके चारों ओर हजारों लोग तकनीक से नियंत्रित नींद में हैं। उनके शरीर में केबल लगे हुए हैं जो उन्हें इस कृत्रिम दुनिया से बांधे हुए हैं। एक रोबोट आता है, नियो की गर्दन पकड़ता है, केबल हटाता है और उसे गंदे पानी में गिरा देता है। एक गेट खुलता है और एक रोबोटिक हाथ नियो को बाहर निकालकर मॉर्फियस और उसकी टीम के पास ले जाता है। अब नियो असली दुनिया में है। इसके बाद वह मानसिक और शारीरिक पुनर्वास से गुजरता है, क्योंकि उसका शरीर और दिमाग दोनों ही वर्षों की निष्क्रियता और भ्रम में डूबे रहे हैं। उसका शरीर कमज़ोर है और उसकी आंखों में दर्द है क्योंकि उसने उन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आखिरकार नियो वह अनिवार्य सवाल पूछता है, यह जगह है क्या? मॉर्फियस कहता है कि कब ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहाँ से, और उसे एक और सच्चाई बताता है। हालांकि नियो को लगता है कि यह साल 1999 है, लेकिन वे समय में बहुत आगे आ चुके हैं, इतना आगे कि अब असली तारीख किसी को नहीं पता। इसके बाद मॉर्फियस नियो को अपनी नाव नबूकदनेस्जर में ले जाता है और अपनी टीम से मिलवाता है। एपोक, स्विच, साइफर, टैंक और डोजर भाई और माउस। अब वह नियो को समझाता है कि मैट्रिक्स वास्तव में है क्या। नियो एक कुर्सी पर बैठता है, उसके पैरों को बांधा जाता है और गर्दन से एक केबल जोड़ दी जाती है। वह अचानक खुद को एक पूरी तरह सफ़ेद जगह में पाता है जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यह एक प्रोग्राम है जहां वे कुछ भी बना सकते हैं, कपड़े, हथियार, ट्रेनिंग प्रोग्राम। मॉर्फियस उदाहरण के लिए 2 फर्नीचर की वस्तुएं प्रकट करता है और नियो की वास्तविकता की धारणा और भी हिल जाती है। फिर मॉर्फियस एक सवाल पूछता है, तुम कैसे परिभाषित करोगे कि क्या असली है? अगर असली वह है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं, तो वह सब जो हम अनुभव करते हैं बस हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रिकल संकेत हैं। यही है मैट्रिक्स की सच्चाई। इंसानों को एक कोड भेजा जाता है जो विद्युत संकेतों में तब्दील होता है, जिसे मस्तिष्क एक अनुभव के रूप में समझता है, और इस तरह व्यक्ति एक काल्पनिक दुनिया को असली समझता है। मैट्रिक्स का कोड एक प्रोग्रामिंग भाषा की तरह है जिसे मानव मस्तिष्क डिकोड करता है ताकि वह उस आभासी दुनिया को असली माने। इसके बाद मॉर्फियस एक टेलीविज़न चालू करता है। पहले वह नियो को 1999 की दुनिया दिखाता है जिसे वह जानता है, फिर असली वर्तमान की भयावह और तबाह दुनिया। मॉर्फियस समझाता है कि 2000 के दशक की शुरुआत में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई, तब इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इंसानों ने आकाश को नष्ट कर दिया ताकि मशीनें सूर्य की ऊर्जा न ले सकें, लेकिन जवाब में मशीनों ने इंसानों को ही ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनके दिमाग को व्यस्त रखने के लिए मैट्रिक्स नामक सिमुलेशन तैयार किया ताकि उनका शरीर निष्क्रिय बना रहे। वास्तविकता और प्रतिनिधित्व के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। इस वातावरण में किसी व्यक्ति का डिजिटल संस्करण उसके असली स्वरूप से ज़्यादा वास्तविक लग सकता है, खासकर तब जब हमारे पास उसकी तुलना के लिए कोई वास्तविक संदर्भ न हो। मैट्रिक्स और बौद्रियार दोनों इस बात से सहमत हैं कि जिसे हम वास्तविक मानते हैं वह अक्सर इतनी सारी छवियों की परतों से ढका होता है कि हमें असली और नकली में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है।
ये हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी धारणाओं को प्रश्न करें और ऐसे संदर्भ खोजें जो हमें इस जटिलता को समझने में मदद करें। अगर आप मैट्रिक्स में ध्यान दें तो नियो तब तक वास्तविकता और सिमुलेशन में अंतर नहीं समझ पाता जब तक उसे एक संदर्भ नहीं मिलता जो कि मॉर्फियस उसे असली दुनिया दिखाकर देता है। इसी तरह हमारी डिजिटल ज़िंदगी में भी हम किसी प्रोफाइल की प्रामाणिकता तभी समझ सकते हैं जब हमारे पास असली जीवन का कोई अनुभव हो, जैसे कि उस व्यक्ति को असल में जानना। उदाहरण के लिए, अगर आप मुझे असल ज़िंदगी में नहीं जानते तो आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हूँ। समस्या यह है कि एक ऐसे संसार में जहाँ हर जगह सिमुलाक्रास नकली प्रतिरूप फैले हैं, वहाँ कोई ठोस संदर्भ ढूंढ पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सच्चाई का झटका नियो के लिए बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह डिस्कनेक्ट होने की गुजारिश करता है और करते ही बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो वापस लौटने की बात करता है, मगर मॉर्फियस साफ मना कर देता है। हालांकि मॉर्फियस माफ़ी मांगते हुए बताता है कि वे आमतौर पर एक उम्र के बाद किसी को नहीं जगाते, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना उनके लिए बेहद कठिन होता है। लेकिन उसे नियो को जगाना पड़ा क्योंकि उसे विश्वास है कि नियो चुना हुआ व्यक्ति है, वह इंसान जिसकी भविष्यवाणी ओरेकल ने की थी, जो मैट्रिक्स को नियंत्रित, बदल और नष्ट कर सकेगा। अगले दिन टैंक नाम का एक इंसान, जिसके शरीर पर कोई कनेक्शन पोर्ट नहीं है, नियो से मिलता है और बताता है कि वह और उसका भाई पूरी तरह से असली दुनिया में जन्मे इंसान हैं, सायन में, जो कि अंतिम मानव बस्ती है। फिर एक नया प्रकार का शिक्षण शुरू होता है, प्रोग्राम्स को सीधे नियो के दिमाग में लॉड करना। चंद सेकंड्स में वह जूजित्सु सीख लेता है और अगले 10 घंटों तक उसे ढेरों कॉम्बैट तकनीकें सिखाई जाती हैं ताकि वह तैयार हो सके। फिर आता है उस ज्ञान की परीक्षा का समय। मॉर्फियस और नियो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लड़ते हैं जिसमें वे मैट्रिक्स की सिम्युलेटेड रियलिटी में होते हैं, लेकिन वहाँ भौतिक नियम थोड़े लचीले होते हैं। वे हवा में उड़ती लातों और कूदों की एक डांस जैसी लड़ाई करते हैं। नियो में काबिलियत तो होती है, लेकिन मॉर्फियस उसे हरा देता है। जब मॉर्फियस पूछता है कि नियो क्यों हारा, तो नियो कहता है, शायद मैं उतना तेज नहीं था। लेकिन मॉर्फियस समझाता है कि चूंकि वहाँ केवल मन ही शामिल है, शरीर नहीं, तो गति और शक्ति मानसिक होती है, शारीरिक नहीं। यह बात समझते हुए मॉर्फियस उसे एक और टेस्ट के लिए लेकर जाता है, 2 इमारतों के बीच छलांग लगाने का। मॉर्फियस बिना झिझक लंबी छलांग मारकर दूसरी इमारत पर पहुंच जाता है, जबकि नियो असफल होता है और गिर जाता है। यह दिखाता है कि उसे अभी भी खुद पर पूरा यकीन नहीं है। जब उसे वापस निकाला जाता है तो वह देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वह सोचता था कि प्रोग्राम असली नहीं है, लेकिन मॉर्फियस बताता है, अगर तुम्हारा दिमाग उसे असली मानता है तो वह असर असली ही होगा। मतलब अगर आप मैट्रिक्स में मरते हो तो असल में भी मर सकते हो, क्योंकि दिमाग उस अनुभव को असली समझता है। मैट्रिक्स और मैक्सिकन मनोवैज्ञानिक व न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जैकोबो ग्रीनबर्ग की थ्योरी में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। ग्रीनबर्ग ने मैट्रिक्स फिल्म से पहले ही एक सिद्धांत विकसित किया था जिसमें उन्होंने एक सूचनात्मक क्षेत्र के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने लैटिज कहा। यह लैटिज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और इसमें सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी होती है। हालांकि इसमें वस्तुओं के साथ जुड़ी व्यक्तिगत या संवेदी अनुभूतियां नहीं होती। यह एक केक की रेसिपी की तरह है जिसमें सामग्री और विधियां होती हैं, लेकिन तैयार केक का स्वाद नहीं होता। इसी तरह मैट्रिक्स की दुनिया में भी एक मूलभूत कोड होता है जो वस्तुओं की जानकारी रखता है, परंतु उनका अनुभव प्रदान नहीं करता। यह अनुभव हमारे मस्तिष्क की जिम्मेदारी है। ग्रीनबर्ग के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक डिकोडर की तरह कार्य करता है जो लैटिज की कच्ची जानकारी को हमारी वास्तविकता में बदलता है। कल्पना कीजिए, आपके पास ढेर सारी लेगो की ईंटें हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने की कोई गाइड नहीं है। मस्तिष्क इन टुकड़ों को एक समझने योग्य संरचना में जोड़ता है, परंतु हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम जिन वस्तुओं के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वे वास्तविक हैं, जबकि असल में वे मस्तिष्क द्वारा निर्मित संस्करण हैं। यह वैसा ही है जैसे हम सोचें कि लेगो से बनी संरचना ही उन टुकड़ों का वास्तविक रूप है, भूलते हुए कि वह तो हमने ही बनाया था। जैसे मैट्रिक्स में वह छोटा भिक्षु कहता है, चम्मच जैसी कोई चीज़ नहीं है। चम्मच केवल हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक धारणा है। ग्रीनबर्ग के अनुसार यह गलतफहमी हमें यह मानने पर मजबूर करती है कि हमारी बनाई हुई वास्तविकता हमसे अलग और स्वतंत्र है, जबकि असलियत में हम ही उसे बनाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर हम सब अलग हैं तो हम सबको एक जैसी दुनिया क्यों दिखती है? ग्रीनबर्ग कहते हैं कि हमारी जैविक संरचना, विकास और साझा अनुभव हमारे मस्तिष्क को एक जैसी प्रोग्रामिंग देते हैं। इसी कारण से एक सेब हमें लाल और स्वादिष्ट दिखता है।
यह सब हमारे मस्तिष्क द्वारा विशेष रूप से संसाधित प्रकाश और स्वाद की व्याख्या का परिणाम है। मैट्रिक्स में भी यही दिखता है। हर कोई एक जैसी दुनिया में जी रहा है, हालांकि वह दुनिया कृत्रिम है। लेकिन ग्रीनबर्ग की थ्योरी का सबसे चौंकाने वाला पहलू अंत में आता है। मैट्रिक्स में नियो छोटे भिक्षु की सलाह पर अमल करते हुए चम्मच को मोड़ना सीखता है। तभी उसे ओरेकल बुलाती है, जो एक बूढ़ी महिला होती है और भविष्यवाणी करती है कि नियो एक फूलदान तोड़ देगा, और फिर पूछती है, क्या तुम उसे तोड़ते अगर मैंने कुछ नहीं कहा होता? नियो को संदेह होता है कि वह चुना हुआ है या नहीं। ओरेकल कहती है कि यह एक ऐसा यकीन है जो महसूस किया जाता है, बताया नहीं जाता। वह मानती है कि नियो में कुछ खास है, लेकिन वह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ओरेकल कहती है कि मॉर्फियस को नियो पर इतना विश्वास है कि वह मरने को तैयार है, और भविष्यवाणी करती है कि उन दोनों में से एक मरेगा और नियो को चुनना होगा। यह भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच का दार्शनिक संघर्ष है। ओरेकल बताती है कि भविष्य कोई निश्चित लकीर नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक जाल है जिसे हमारे चुनाव प्रभावित करते हैं। जब मॉर्फियस को पकड़ लिया जाता है तो नियो तय करता है कि वह उसे बचाएगा। वह अब विश्वास करने लगा है। मैट्रिक्स के भीतर नियो धीरे धीरे अधिक शक्तिशाली होता जाता है, क्योंकि वह नियमों में विश्वास करना छोड़ता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या समय, जो मशीनों द्वारा बनाए गए भ्रम हैं। जब वह अपने ऊपर यकीन करता है, वह सच में चुना हुआ बन जाता है। आखिर में एजेंट स्मिथ उसे गोली मार देता है और वह मर जाता है, लेकिन ट्रिनिटी उसे चूमती है और कहती है कि उसे उससे प्यार है, और ओरेकल ने कहा था कि वह चुने हुए से प्यार करेगी, इसलिए नियो मर नहीं सकता। यह प्रेम उसे पुनर्जीवित करता है और वह अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह मैट्रिक्स के कोड को देख और नियंत्रित कर सकता है। वह गोलियों को रोकता है, एजेंट स्मिथ को हराता है और अपनी दुनिया से परे चला जाता है। ग्रीनबर्ग के अनुसार यदि मस्तिष्क वास्तव में वास्तविकता का निर्माता है, तो कुछ लोग इतने जागरूक हो सकते हैं कि वे लैटिस के साथ जानबूझकर इंटरैक्ट कर सकें, न केवल वास्तविकता को अनुभव करें बल्कि उसे बदल भी सकें। वह कहते हैं कि यही कारण है कि कुछ समैनिक घटनाएं, चमत्कार या ऐतिहासिक धार्मिक हस्तियों की शक्तियां संभव हुईं, जैसे यीशु। अंत में नियो मैट्रिक्स छोड़ता है और सेंटिनेल्स से बचने के लिए पल्स सक्रिय किया जाता है। नियो और ट्रिनिटी एक दूसरे को चूमते हैं और वह मैट्रिक्स में फिर लौटकर मशीनों को चेतावनी देता है, वह मानवता को मुक्त करेगा। नियो का चरित्र मसीह जैसा है। दोनों चुने हुए हैं, दोनों को विश्वासघात सहना पड़ता है, यीशु को यहूदा से, नियो को सिफर से, और दोनों अंत में दुनिया की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। ग्रीनबर्ग की थ्योरी और मैट्रिक्स दोनों हमें हमारी वास्तविकता और उसकी सीमाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं, और यह याद दिलाते हैं कि हम उन सीमाओं को पार कर सकते हैं। नियो का यात्रा आत्मसंदेह से आत्मविश्वास की ओर एक उज्ज्वल यात्रा है। शुरुआत में वह डर के कारण खिड़की से कूदने के बजाय अधिकारियों के हवाले हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह निर्णय लेता है, लाल गोली लेना, मॉर्फियस को बचाना, स्मिथ का सामना करना, उसकी आस्था खुद में मजबूत होती जाती है। फाइलर के अनुसार नियो AL1 और साइफर 0 बाइनरी सिस्टम के प्रतीक हैं, विश्वास और शून्यता। हमारी सबसे बुनियादी स्वतंत्रता इनमें से एक को चुनने की है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे निर्णय, हमारे विचार और हमारे विश्वास ही हमारी असली ताकत है। तो अगला सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे, लाल गोली या नीली गोली?